बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं निर्मला आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु की संरचना। क्लास 9th का चैप्टर 4 है ये परमाणु की संरचना, जिसमें हम परमाणु और उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि परमाणु क्या है। बेटा, बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु होता है। तो सबसे छोटी इकाई पहले अणु को माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, साइंटिस्ट खोज करते रहते हैं, तो बहुत टाइम बाद साइंटिस्ट ने ये निकाला कि अणु सबसे छोटी इकाई नहीं है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु होता है। ठीक है, तो परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जो परमाणु है वो खुद 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार आप बायो में पढ़ते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, लेकिन ये 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक साइंटिस्ट थे डाल्टन ने क्या बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु अविभाज्य कण हैं। ठीक है, अविभाज्य कण पहले यही माना जाता था कि जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है, परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं है, परमाणु अविभाज्य कण है, इसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उप परमाणु कणों की खोज हुई, वैसे वैसे डाल्टन की जो ये थ्योरी थी ये गलत साबित हो गई। तो उप परमाणु कण, एक तो एग्जाम पर्पज से ये 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि उप परमाणु कण किसे कह रहे हैं हम? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कह रहे हैं। आप सबको पता है कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि परमाणु उप परमाणु कणों के बारे में बताइए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें क्या लिखना है। तो 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसे याद रखेंगे। अगर उप परमाणु कण वो पूछ रहा है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो था उसे कैसे खोजा गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो कैथोड किरणों की सहायता से हुई, जे टॉमसन ने की। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। जे टॉमसन ने कैसे की थी? जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में उन्होंने बताया था। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको बतानी होंगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो सी है, सी जो है इसकी यूनिट होती है, इसे कहते हैं कूलम। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद हम प्रोटॉन की खोज के बारे में देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज क्या थी, किसने की थी। प्रोटॉन की खोज बेटा ई गोल्डस्टीन ने की थी। उन्होंने एनोड किरणों या किनाल किरणों के, जो जे टॉमसन थे उन्होंने कैथोड किरणों से की थी, और ये जो प्रोटॉन की खोज थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी, एनोड किरणों की या कैनाल किरणों की मदद से की थी। ये जो प्रोटॉन है ये धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब प्रोटॉन की खोज के बारे में हमें और क्या क्या जानना है, प्रोटॉन के भी कुछ तथ्य जानेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन के हमने तथ्य जाने। तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव। ये चीज़ याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों पे ही सेम आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव में आवेश होता है। इसका द्रव्यमान अलग है, उससे ज़्यादा है इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान है 1.673 × 10⁻27 kg। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है इसके लिए भी एक डेटा दिया हुआ है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है
वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना ज़्यादा है। 1840 1840 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने कैसे की? उन्होंने जो हल्के हल्के तत्व थे जैसे लिथियम, बोरोन, है ना, इनके कणों के साथ भिड़ंत करवाई, जिसके कारण से एक नया कण निकला जिसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के बराबर था लेकिन वो आवेश रहित था, ठीक है। तो क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं था, वो उदासीन था, तो जो उदासीन होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल था, इसीलिए इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से नाम दिया गया न्यूट्रॉन। हुआ क्या था बेटा, इसकी खोज लेट की हुई, देखो मैं समझाती हूँ आपको। क्योंकि किसी भी परमाणु में, परमाणु जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि उस पर जितना भी चार्ज प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव में, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव में। तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और वो नेगेटिव चार्ज हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो तब तक हमें ये था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और परमाणु उदासीन होगा। तो प्रोटॉन की खोज जल्दी हो गई थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज में टाइम क्यों लगा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे और परमाणु उदासीन हो जाता था। तो ऐसा साइंटिस्ट को लगा ही नहीं कि कोई तीसरा कण भी है। लेकिन जैसे जैसे खोजें होती गई वैसे वैसे इनको लगा कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वो सारे प्रोटॉन्स के द्रव्यमान को मिला के भी नहीं हो रहा है, उससे भी ज़्यादा था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत ही कम है, तो हम उसे नेग्लिजिबल लेते हैं, उसका द्रव्यमान हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान तो छोड़ ही दो, बहुत ही कम होता है। लेकिन जितने भी प्रोटॉन थे उन सारे प्रोटॉन्स के द्रव्यमान को अगर हम देखें तो उससे भी ज़्यादा, उससे लगभग दुगना होता था परमाणु का द्रव्यमान। तो इसके लिए खोज की गई कि और भी कोई कण है जिसकी वजह से इसका द्रव्यमान ज़्यादा निकलता है। तो तब न्यूट्रॉन की खोज की गई, तब न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता चला उसका द्रव्यमान जो था वो प्रोटॉन के बराबर था और उस पर कोई भी आवेश नहीं था, इसीलिए उसे न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। ये भी कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो केवल एक ही नाम आएगा, प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी सब में न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, हम कहते हैं बहुत कम है तो रहने दो, ठीक है। अब है परमाणु मॉडल्स। परमाणु मॉडल्स हम पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल्स क्या है? जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, तो ये पता चल गया कि जो परमाणु है, परमाणु कई कणों से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो अब इस पर रिसर्च होने लगी कि किस तरह से रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। समय के साथ साथ अलग अलग खोजें हुई, जिसमें सबसे पहले है थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल। तो इस चैप्टर में हम 3 परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें हम ये देखेंगे कि धनावेश कहाँ रहता था और ऋणावेश कहाँ रहता था, ठीक है। तो जो थॉमसन का जो मॉडल था उन्होंने इसे कटा तरबूज मॉडल का नाम दिया। कटा तरबूज, आप इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो हम इसे क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि परमाणु में जो धनावेश है वो तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज के बीज की तरह बीच बीच में धसे हुए हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मान लिया ये आपका तरबूज है, तो ये जो सारा है ये सारा धनावेशित भाग है, ठीक है। और इसमें जहाँ कहीं भी बीज हैं वो जो हैं वो ऋणावेशित हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने इसे कहा। और क्रिसमस पुडिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो क्रिसमस का जो केक होता है उसमें इन्होंने कहा कि जो केक है वो धनावेशित है और जो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं वो ऋणावेशित हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि इसको पहले तो बहुत समय तक ये चलता रहा ऐसे ही, क्योंकि सबसे पहला मॉडल था, सब लोगों ने सोचा कि हाँ ऐसा ही होता होगा,
इन्होंने सबसे पहले मॉडल दिया था तो सबने सोचा कि हाँ ठीक ही कह रहे होंगे, ऐसा ही होता होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि यार जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन तरबूज में उतने बीज नहीं होते जितना कि लाल हिस्सा होता है। बीज बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितना खाने वाला हिस्सा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये उदासीन तो होगा नहीं, ऐसे न्यूट्रल तो होगा नहीं, तो इसीलिए ये मॉडल बाद में नकार दिया गया। उसके बाद था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक सोने की पन्नी ली थी, बहुत पतली, बहुत ही पतली, जितनी पतली आप इमेजिन कर सकते हैं उतनी पतली। सोने की पन्नी कैसी होती है, आपने मिठाइयों के ऊपर देखा होगा चांदी का वर्क लगा रहता है, सिल्वर फॉइल लगी रहती है, बिल्कुल बारीक बारीक। कई मिठाइयों में गोल्ड फॉइल भी लगी रहती है। तो उतनी ही बारीक, अगर उससे बारीक बन सकती तो उससे भी बारीक सोने की पन्नी इन्होंने ली और इस पे अल्फा कण, अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक से जो होते हैं वो अल्फा कण निकलते हैं। इन अल्फा कणों को उस पर टकराया, ठीक है, सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की टक्कर कराई, टक्कर कराई तो क्या उसके परिणाम निकले, उस परिणाम से रदरफोर्ड ने क्या अंदाज़ा लगाया, क्या समझाया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड के क्या परिणाम निकले उनके मॉडल के, उन्होंने कहा ज़्यादातर अल्फा कण जो थे वो बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ठीक है, मान लिया ये आपकी सोने की पन्नी है और ये आपके अल्फा कण हैं, तो अधिकतर कण ऐसे सीधे निकल गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कुछ कण निम्न कोणों से मुड़े, कुछ जो थे वो ऐसे मुड़ गए। ठीक है, और इन्होंने कहा 12,000 कणों में से कोई एक कण वापस आ गया, तो कोई एक कण ऐसे गया और ऐसे उसी रास्ते पर वापस आ गया। ठीक है, तो ये इनके परिणाम थे कि ज़्यादातर कण बिल्कुल सीधे निकल गए, थोड़े से कण किसी कोण से मुड़ गए और 12,000 कण में से एक कण वापस आ गया। अब इसके हिसाब से इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर कण जो थे वो सीधे इसलिए चले गए क्योंकि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, तो उनको जगह मिली, तो वो बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ कण जो थे वो मुड़ गए, क्यों मुड़े, उन्होंने कहा परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो जो उसके कोनों से टकराए वो मुड़ गए, और 12,000 में से जो एक कण वापस आ गया वो क्यों आ गया, क्योंकि जो नाभिक है वो बहुत ठोस है और बहुत छोटा है, इसीलिए बहुत ही कम कण वापस आए। जैसे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 12,000 में से कोई एक कण वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो मुड़े, इसीलिए वो वापस आ गया, इस तरह से था। ठीक है, तो ये कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया, इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है और नाभिक जो है वो बहुत ही छोटी जगह में मौजूद है, यानी कि जो नाभिक है, नाभिक बहुत ही कम स्पेस लेता है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने डेटा दिया कि जो नाभिक का आयतन है वो 10 गुना -5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। इसका मतलब इतना छोटा नाभिक इसका है ना। तो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ठीक है, जो जितना भी द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हम इग्नोर कर रहे थे, हमने कहा भौतिक हमें इसे क्या देखना है, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर लिया, नेग्लिजिबल मान लिया था उसे। तो संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में ही रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में होता है। अब रदरफोर्ड के प्रयोग की विशेषताएं क्या थी, देखिए क्या क्या इसके हिसाब से प्रेक्षण निकले। ठीक है, क्या विशेषताएं थी, पहला था कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होगा, क्यों, क्योंकि केंद्र में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इसीलिए जो परमाणु का केंद्र है वो धनावेशित होगा, जिसे नाभिक कहा जाएगा। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में इसलिए होगा क्योंकि प्रोटॉन भी नाभिक में रहता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम कुछ नहीं मानते क्योंकि वो बहुत ही कम होता है। और तीसरी बात ये थी
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मतलब गोल गोल मार्ग में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये 4 चीज़ें उसके मॉडल की स्पेशलिटी थी। ठीक है, अब कुछ स्पेशलिटी होती है तो बेटा कुछ कमी भी होती है। तो वो कमी क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल की? रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमी ये थी कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, है ना, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, जिस कारण अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। इन्होंने कहा अगर वो वलयाकार मार्ग में घूमते रहेंगे तो वो थक जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वो नाभिक की तरफ आते जाएंगे और लास्ट में वो शायद नाभिक के अंदर ही गिर जाएंगे। ठीक है, ये रदरफोर्ड के जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो प्रेडिक्शन निकाले थे, उनकी बात से ये सिद्ध होता था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो बाकी लोगों ने कहा कि अगर चक्कर लगाएंगे तो उनकी एनर्जी भी तो रिलीज होगी, वो थक जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि भाई वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती रहेगी, तो वो पास आते रहेंगे, लास्ट में वो नाभिक में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो था ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया। बोर ने परमाणु मॉडल क्या दिया? उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी उसका निवारण कर दिया। तो नील्स बोर उनका नाम था, उन्होंने 1912 में इसके बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, ये नहीं कि कहीं पर भी घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ निश्चित कक्षाएं हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इनके कुछ नाम रख दिए थे उन्होंने KLMN, कि भाई इन्हीं कक्षाओं में वो चक्कर लगाते हैं, और इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। उन्होंने कहा ये जो कक्षाएं हैं इनमें तो ये हैबिचुअल लोग हैं घूमने के, इनमें तो इनको आदत ही है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं रोज, तो आपको पहले दिन थकान होती है, दूसरे दिन थकान होती है, लेकिन उसके बाद आपको जब आदत पड़ जाती है तो आपको वो रास्ता नॉर्मल लगने लगता है या छोटा लगने लगता है, आपको रास्ता उतना लंबा नहीं लगता। तो इन्होंने कहा कि जो इनकी निर्धारित कक्षाएं हैं उसमें चक्कर लगाते हुए तो थकते नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अगर कोई भी बदलाव आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं उसमें स्थानांतरण की वजह से आता है। मतलब अगर इनको कहीं और से ऊर्जा मिलेगी तो ये अपने से ऊपर वाली कक्षा में चले जाएंगे, अगर इनकी ऊर्जा रिलीज होगी तो ये नीचे वाली कक्षा में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बोर का मॉडल था। ठीक है, तो आज हमने पढ़े 3 मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। इसे आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।